हेलो स्टूडेंट्स, 10th एसएसटी के वीडियो में आज हम मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के जुडिशली डिपार्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक स्टडी करेंगे। जुडिशली डिपार्टमेंट स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले ये स्टडी करेंगे कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मिलिट्री में आर्मी में कितने सोल्जर्स थे, चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी किस तरीके से डिवाइड थी। सबसे फर्स्टली है चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी में अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका को कंपोज किया था। चंद्रगुप्त मौर्य हैड ए ह्यूज आर्मी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी जिसमें 6 लाख सोल्जर थे, 50,000 हॉर्समैन थे, 9,000 एलिफेंट थे और 800 चैरियट्स थे। चैरियट्स इट मीन्स रथ थे। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है जुडिशियल डिपार्टमेंट। जुडिशियल डिपार्टमेंट्स को हम पूरी तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्टली हम जुडिशियल डिपार्टमेंट में स्टडी करते हैं द किंग यूज टू बी द सुप्रीम हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। पूरे जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी जुडिशियल सिस्टम था उसमें किंग सबसे हेड था और किंग के हेड होने के बेस पे किंग ही सारे डिसीजन लेता था जुडिशियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड। फिर है हमारा village courts were present on the lower level in which the Gramini and the Gram Vridha used to be give judgment। लोएस्ट लेवल पे जो कोर्ट होते थे उन्हें विलेज कोर्ट कहा जाता था। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोएस्ट लेवल पे जो कोर्ट होते थे उन्हें विलेज कोर्ट कहा जाता था। विलेज कोर्ट में डिसीजन लेने का काम ग्रामीणी करता था और ग्राम वृद्धा करता था। फिर नेक्स्ट है हमारा संग्रहण द्रोणमुख वर द कोर्ट्स ऑफ द लोकल एंड द जनपद लेवल। जनपद लेवल और लोकल लेवल पे जो कोर्ट होते थे उन्हें संग्रहण और द्रोणमुख कहा जाता था। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, लेक कोर्ट ऑन लोकल एंड द जनपद लेवल, एरो बना के लिख सकते हैं संग्रहण एंड द द्रोणमुख। लोकल लेवल पे और जनपद लेवल पे जो कोर्ट होते थे उन्हें संग्रहण और द्रोणमुख कहा जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है कि जुडिशियल सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जुडिशियल सिस्टम में सबसे फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे धर्मस्थ्य। धर्मस्थ्य सिविल कोर्ट होते थे और कंटक शोधन क्रिमिनल कोर्ट होते थे। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियल सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, धर्मस्थ्य और कंटक शोधन। धर्मस्थ्य सिविल कोर्ट होते थे और कंटक शोधन क्रिमिनल कोर्ट होते थे। तो सबसे फर्स्टली हम धर्मस्थ्य स्टडी करेंगे। द वर्क ऑफ गिविंग जजमेंट ऑफ दीज कोर्ट वॉज इन द हैंड्स ऑफ 3 धर्मस्थ्य who were expert of religious science and the व्यवहारिक and the 3 अमात्य। धर्मस्थ्य में डिसीजन लेने का काम, जजमेंट लेने का काम 3 धर्मस्थ्य जो ऑफिसर होते थे, 3 धर्मस्थ्य होते थे जो कि रिलीजियस साइंस वगैरह में एक्सपर्ट होते थे, एक व्यवहारिक होता था और 3 अमात्य होते थे। ये सभी ऑफिसर्स के नेम हैं जो धर्मस्थ्य कोर्ट इट मीन सिविल कोर्ट में डिसीजन लेने का काम करते थे। फिर है हमारा धर्मस्थ्य यूज्ड टू बी ए टाइप ऑफ सिविल कोर्ट। धर्मस्थ्य एक सिविल कोर्ट का टाइप होता था। इसमें वो केसेस लिए जाते थे जो थेफ्ट, रॉबरी और लूट से कनेक्ट होते थे। इट मीन्स धर्मस्थ्य में एक सिविल कोर्ट होता था, इसमें वो केसेस लिए जाते थे जो थेफ्ट, रॉबरी और लूट से रिलेटेड होते थे। फिर है हम स्टडी करेंगे साहस कि साहस क्या था। केसेस एसोसिएटेड विथ थेफ्ट, रॉबरी एंड लूट विच वर ऑल्सो नोन साहस। जो केसेस थेफ्ट, रॉबरी और लूट से रिलेटेड होते थे उन केसेस को कहा जाता था साहस कहा जाता था। वर ऑल्सो प्लेस्ड इन धर्मस्थ्य कोर्ट, ये भी धर्मस्थ्य कोर्ट्स में ही आते थे। अब हमारा टॉपिक है वाक पारुष्य एंड दंड पारुष्य। वाक पारुष्य और दंड पारुष्य क्या होता था। केसेस एसोसिएटेड विथ अब्यूजिंग एंड द डिसरिस्पेक्ट एंड द बीटिंग। जो केसेस अब्यूजिंग लैंग्वेज से रिलेटेड होते थे, डिसरिस्पेक्ट से रिलेटेड होते थे या बीटिंग से रिलेटेड होते थे, वर ऑल्सो प्लेस्ड इन दीज कोर्ट। ये सारे केसेस भी धर्मस्थ्य कोर्ट में आते थे। विच वर कॉल्ड, और इन केसेस को कहा जाता था वाक पारुष्य और दंड पारुष्य। इट मीन जो केसेस थेफ्ट, रॉबरी और लूट से कनेक्ट होते थे उन केसेस को तो साहस कहा जाता था, और जो केसेस अब्यूजिंग लैंग्वेज, डिसरिस्पेक्ट और बीटिंग से रिलेटेड होते थे उन्हें वाक पारुष्य और दंड पारुष्य कहा जाता था। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कंटक शोधन। कंटक शोधन क्रिमिनल कोर्ट्स होते थे और धर्मस्थ्य सिविल कोर्ट होते थे। कंटक शोधन दीज वर क्रिमिनल कोर्ट्स, 3 प्रदेष्ट्री, 3 अमात्य जॉइंट हैंड टुगेदर। कंटक शोधन कोर्ट में जो कि क्रिमिनल कोर्ट होते थे उनमें 3 तो प्रदेष्ट्री होते थे, ये ऑफिसर्स के नेम है, ऑफिसर्स की पोस्ट के नेम है। 3 प्रदेष्ट्री होते थे और 3 अमात्य होते थे।
और ये कंटक शोधन कोर्ट में डिसीजन लेने का वर्क करते थे। सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड द रेस्पेक्टिव पर्सन, स्टेट और किसी पर्सन के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है और वो क्रिमिनल डिस्प्यूट है तो उसमें 3 प्रदेष्ट्रीय और 3 अमात्य डिसीजन लेते थे। द सिटी मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड व्यवहारिक महामात्र, और सिटी मजिस्ट्रेट को कहा जाता था व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा जाता था राजुक कहा जाता था। इट मीन कंटक शोधन में सिटी मजिस्ट्रेट को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को राजुक कहा जाता था। फिर है हमारा अकॉर्डिंग टू चाणक्य, चाणक्य के अकॉर्डिंग, जिसने अर्थशास्त्र लिखी थी, और अर्थशास्त्र में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन स्टडी कर सकते हैं हम। देयर आर 4 मेन ऑर्गन्स ऑफ लॉ, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लॉ के 4 मेन ऑर्गन बताए हैं। सबसे फर्स्टली है धर्म, जिसे हम रिलीजन कहते हैं, व्यवहार जिसे हम बिहेवियर कहते हैं, चरित्र जिसे हम कैरेक्टर कहते हैं, और शासन जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मौर्य सोसाइटी। मौर्य सोसाइटी में हम स्टडी करेंगे सबसे फर्स्टली, मौर्य सोसाइटी को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बताया है। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्य सोसाइटी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका और कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में लिखा है। तो सबसे फर्स्टली हम ये स्टडी करेंगे, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल सिस्टम ऑफ मौर्य पीरियड थ्रू टेक्स्ट सच एज कौटिल्यास अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका एंड अशोकास रॉक एडिक्ट। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इट मीन्स मौर्य सोसाइटी के बारे में हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अलग अलग फॉर्म में मिलता है, और इन्फॉर्मेशन हमें अलग अलग एविडेंस की फॉर्म में मिलती है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका और अशोकास के रॉक एडिक्ट। कौटिल्य ऑल्सो मेंशन द ऑक्यूपेशन ऑफ 4 वर्ण, कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में 4 वर्ण के बारे में बताया है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मेगास्थनीज हैज डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इनटू 7 कास्ट इन बुक इंडिका। मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में इंडियन सोसाइटी को 7 कास्ट में डिवाइड किया है। मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में इंडियन सोसाइटी को 7 कास्ट में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्टली हमारा मेगास्थनीज हैज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इनटू 7 कास्ट इन हिज बुक इंडिका। दीज इंक्लूड दार्शनिक, इन कास्ट में है दार्शनिक, किसान, फार्मर, कारीगर, शिल्पी, एंड सैनिक, निरीक्षक और सभासद और शासक। मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में अलग अलग कास्ट को, 7 कास्ट को, पूरी इंडियन सोसाइटी को 7 कास्ट में डिवाइड किया है। ये 7 कास्ट के नेम है दार्शनिक, और सबसे फर्स्टली फिलोसफर, जिसे हम फिलोसफर भी कहते हैं, किसान जिसे हम फार्मर भी कहते हैं, कारीगर, शिल्पी जिसे हम क्राफ्ट्समैन और स्कल्पचर भी कहते हैं, सैनिक, सोल्जर, निरीक्षक, इंस्पेक्टर, एंड सभासद और शासक, मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटर्स। फिर हमारा आ जाता है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे हम स्टडी करेंगे शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के बारे में, अब मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने स्टडी किया था, मौर्य सोसाइटी के बारे में हमने स्टडी किया था, पूरे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी किया था। अब हम शुंग डायनेस्टी, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉय हो गया, अब हम शुंग डायनेस्टी के बारे में स्टडी करेंगे। शुंग डायनेस्टी में सबसे फर्स्टली हम स्टडी करेंगे कि शुंग डायनेस्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था। 185 BC में हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के थ्रू किया गया था। तो आप लोग लिखेंगे 185 BC ही, एरो बना के लिखेंगे शुंग डायनेस्टी, फिर एरो बना के लिखेंगे पुष्यमित्र शुंग। फिर है हमारा ही वॉज द चीफ कमांडर ऑफ द मौर्य किंग बृहद्रथ। इट मीन्स ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, एरो बना के लिखिएगा बृहद्रथ, और फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, एरो बना के लिखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, और फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंग, फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंग, लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी बृहद्रथ, और फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है शुंग डायनेस्टी में ही वेरी रेनाउंड संस्कृत ग्रामरियन पातंजलि एंड हिज प्रीस्ट इन द अश्वमेध यज्ञ। तो स्टूडेंट्स, जो संस्कृत ग्रामर जिन्होंने कंपोज की थी पातंजलि ने, शुंग डायनेस्टी के टाइम में थी। शुंग डायनेस्टी के टाइम में जिन पर्सन ने संस्कृत ग्रामर को कंपोज किया था उनका नेम था पातंजलि, जो एक ग्रेट स्कॉलर थे, और शुंग डायनेस्टी के टाइम में पुष्यमित्र शुंग के टाइम में थे। तो आप लोगों को सबसे फर्स्टली ये लिखना है 185 BC,
एरो बना के लिखना है शुंग डायनेस्टी, फिर एरो बना के पुष्यमित्र शुंग, और फिर एरो बना के लिखना है पातंजलि, और ब्रैकेट में लिखना है संस्कृत ग्रामर कंपोज्ड संस्कृत ग्रामर। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी में सबसे फर्स्टली हम स्टडी करेंगे ए पर्सन नेम्ड शिमुक लेड द फाउंडेशन ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था शिमुक ने किया था। सातवाहन डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था शिमुक ने और 60 BC में किया था इन आंध्र वैली ऑफ रिवर गोदावरी और कृष्णा गोदावरी और आंध्र वैली के रीजन को सातवाहन डायनेस्टी भी कहते हैं। दिस डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन बाय द आंध्रा एज वेल सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी को हम आंध्र डायनेस्टी भी कहते हैं, जो कि कृष्णा और गोदावरी के आसपास रीजन में एक्सटेंड थी, फैली हुई थी। इट मीन सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी शिमुक, और एरिया लिखना है, एरो बना के लिखना है आपको एरिया, आंध्र वैली ऑफ रिवर गोदावरी एंड द कृष्णा और गोदावरी के आसपास के रीजन को सातवाहन डायनेस्टी में इंक्लूड किया जाता है, और सातवाहन डायनेस्टी को आंध्र डायनेस्टी भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, सातवाहन डायनेस्टी से ही रिलेटेड है हमारा टॉपिक। सातवाहन डायनेस्टी की कैपिटल थी प्रतिष्ठान। सातवाहन डायनेस्टी की कैपिटल थी प्रतिष्ठान, जिसे मॉडर्नली हम प्रेजेंटली पैठन भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सातवाहन डायनेस्टी के टाइम में, ये आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। सातवाहन डायनेस्टी में अग्रहारा था, जिसे हम ग्रांटिंग लैंड भी कहते हैं। सातवाहन डायनेस्टी के टाइम में ब्राह्मणों को जो जमीन गिफ्ट में दी जाती थी, ब्राह्मणों को जो लैंड गिफ्ट में दी जाती थी, उसे हम अग्रहारा कहते हैं। इट मीन्स ग्रांटिंग लैंड, जो जमीन जो लैंड ब्राह्मण को गिफ्ट में दी जाती थी, उसे अग्रहारा कहा जाता था। फिर हमारा आ जाता है द सातवाहन किंग बिल्ट चैत्य एंड विहार इन वेस्टर्न दक्कन। सातवाहन जो किंग्स थे, जिस सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर था शिमुक, सातवाहन जो किंग थे उन्होंने चैत्य और विहार्स को फॉर्म किया था। चैत्य और विहार को वेस्टर्न दक्कन में फॉर्म किया था। चैत्य और विहार का मतलब होता है जो बुद्धिस्ट मॉन्क जहाँ रहते थे, उसे हम चैत्य और विहार कहते हैं। तो सातवाहन डायनेस्टी के टाइम में सबसे मेन आर्किटेक्चर की फॉर्म थी चैत्य और विहार। द सातवाहन किंग बिल्ट द चैत्य एंड द विहार इन वेस्टर्न दक्कन। कार्ले चैत्य सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है चैत्य का। कार्ले चैत्य इज द मोस्ट फेमस अमॉन्ग दैम। जितने भी सातवाहन डायनेस्टी के टाइम में चैत्य डेवलप किए गए, बिल्ड किए गए और बिहार को डेवलप किया गया वेस्टर्न दक्कन में, उनमें सबसे मोस्ट फेमस था कार्ले चैत्य। दिस चैत्य इज द 40 मीटर लॉन्ग। कार्ले चैत्य 40 मीटर लॉन्ग था और 15 मीटर इसकी हाइट थी, और ये सबसे चैत्य आर्किटेक्चर में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। चैत्य और विहार बौद्ध मॉन्क्स के रहने की प्लेस को कहा जाता था। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स एक बार वापस स्टडी कर लेते हैं। ब्राह्मण्स को जो जमीन गिफ्ट की फॉर्म में दी जाती थी, उसे अग्रहारा कहा जाता था, और सातवाहन डायनेस्टी के टाइम में जो बेस्ट आर्किटेक्चर के जो एग्जाम्पल थे चैत्य और विहार, जो कि वेस्टर्न दक्कन में एस्टेब्लिश किए गए थे सातवाहन किंग्स के थ्रू। सातवाहन जो कार्ले चैत्य था सबसे फेमस था, 15 मीटर लॉन्ग था और 40 मीटर लॉन्ग था और 15 मीटर उसकी हाइट थी। एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द चैत्य आर्किटेक्चर। तो स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में क्लास 10th SST से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन फर्स्ट, जिसमें टॉपिक हमने स्टडी किया था सातवाहन किंग्स के बारे में स्टडी किया था, शुंग डायनेस्टी के बारे में स्टडी किया था, और हमने अलग अलग टाइप्स मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी हमने अलग अलग टाइप्स के बारे में स्टडी किया था।